नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर स्वरा अनअकैडमी पर। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट दिसंबर 2019 का फर्स्ट पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, जो सेट ए है। इसका पहला सेक्शन यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है वो हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको वहाँ इसका पहले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं और ये पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया गया है। आपको इन 30 सवालों का ही मतलब नहीं है, यहाँ आप समझ लीजिए 60, 70, 100 सवाल ही हो जाएंगे, क्योंकि हमने सारे ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन किया है 1 बाय 1 करके। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी हमने सॉल्व किया है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। अगला पार्ट जो है पार्ट सेकंड है मैथमेटिक्स का। चलिए इसमें पहला जो सवाल हमारा जो है मिलता है हमें, वो जो सवाल है वो सवाल है 3 ब्रांड ए बी सी क्रमशः जो है 10 और 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदना चाहता है तो वो कितने कितने के खरीदेगा, और न्यूनतम संख्या के बारे में उसने पूछा है हमसे। तो न्यूनतम संख्या की जब भी बात आती है तो एलसीएम की बात कर ली जाती है तुरंत। तो यहाँ एलसीएम की बात करनी है हमें, और यहाँ एलसीएम जैसे ही हम निकालेंगे, अब देखिए यहाँ एलसीएम निकालना है आपको। तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में आपको क्या मिलेगा, 10 है, 12 है और यहाँ पर 24 है। ये इस तरीके से एलसीएम आपको निकालना है। तो यहाँ चाहे तो 2 से कर सकते हैं, चाहे तो 6 से कर दीजिए, तब भी मिल जाएगा। तो यहाँ कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, यहाँ आपको 6 मिलेगा, यहाँ आपको 12 आएगा। डिवाइड कर लीजिए, फिर 2 से करिए, यहाँ तो आपको 5 ही मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा 3 और यहाँ मिलेगा आपको 6। फिर यहाँ 3 से कर दीजिए, यहाँ 5 मिलेगा, आपको 1 मिलेगा और यहाँ 2 मिलेगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 3 12 और 12 5 60 और 2 120। यानी हमारा जो लासा आया, जो एलसीएम आया, वो कितना आया, 120 निकल कर आ गया है। अब ये 120 में क्या करना है कि चीज़ों को बराबर बराबर डिवाइड कर देनी है, बांटना है। यानी 10 है तो 10 को कितने से गुणा करें कि 120 मिल जाए। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, 12 से करना पड़ेगा। ये क्या हो गया, ए के लिए हो गया। बी 12 है तो इसे क्या करना पड़ेगा, 10 से करना पड़ेगा, तो 120 मिलेगा। सी है हमारा, सी में 24 है तो इसे क्या करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा। अब आप मैच कर लीजिए कि आपको 12 ए मिलना चाहिए, तो 12 ए इसमें नहीं मिल रहा, 12 इसमें भी ए नहीं मिल रहा, इसमें भी नहीं मिल रहा, यानी 12 10, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो गया। इस तरीके से हम सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। यानी हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ये वाला। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में है एक वर्ग जो है हमारे पास, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है, मान लीजिए हमारे पास ये वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ऐसा जो आकृति होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। पहली बात तो ये, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित करना, यानी इसको अब हम बराबर 4 भागों में विभाजित कर दें। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो। अब देखिए हमने सामने कर दिया, यानी 4 टुकड़े इसके कर दिए हैं, 4 टुकड़े कर दिए हैं। तो जो सबसे छोटा वाला आएगा, 4 बराबर बराबर विभाजित करना है, तो इसका हिस्सा जो हमने मान लीजिए जो हम रंग दे रहे हैं यहाँ पर, इसका बताना है कि कितना होगा। तो यानी टोटल निकाल लीजिए, उसको 4 से भाग दे दीजिए, चौथा निकल आएगा 1/4। तो यानी क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है गुणे भुजा का वर्ग, यानी 4 गुणे 4 हो जाएगा। एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो कितना मिलेगा हमें, 16 मिलेगा, यानी 16 सेंटीमीटर का वर्ग मिलेगा। ये पूरे वर्ग का होगा, 1/4 चाहिए तो 4 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। यानी इस तरीके से ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा पहला वाला, इसका 32 का पहला पार्ट सही हो जाएगा। अगले चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। देखिए अगले पार्ट में हमारे पास 33 है। अब इन्होंने बताया, इसमें देखिए पढ़िए, सवाल थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। यहाँ पर थ्योरेटिकल सवाल है, तो थ्योरेटिकल सवाल में बताया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं पढ़ना है।
तो देखिए हम जानते हैं सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। जानते हैं हम अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो खुद से कटे या एक से कटे, तो वो 2 से शुरुआत होती है, 2 3 5 7 9 नहीं आएगी, फिर क्या आएगी 11 आएगी, 11 के बाद 13 आएगी, इस तरीके से 17 आएगी, ये संख्याएं हमारी होती हैं। तो देख लीजिए ये आगे की तो सब आपको विषम मिल रही, लेकिन ये जो पहले ही है वो जो 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वही हमारी सम संख्या होती है, जो 2 से कट जाएं वो सम संख्याएं होती हैं। तो यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पार्ट्स की तरफ, अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में हमारे पास क्या है, इन्होंने कहा कि वो संख्या जो 1 से 10 यानी दोनों सम्मिलित हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी सबको सेलेक्ट करना है, सारी संख्या। इन्होंने कहा कि ऐसी संख्या इनमें से छांट के बतानी है जो सबसे विभाजित हो जाए, इतनी संख्याओं से ही, जो सारी की सारी हैं इधर लिखी हैं हमने, उनसे सबसे वो विभाज्य हो जाए। तो अब हम एक चीज़ जानते हैं कि सबसे तो ये हो जाएंगे, 0 हैं तो 2 से हो जाएगी, 5 से हो जाएगी, 4 से हो जाएगी, इन सबसे लगभग वो हो जाती हैं संख्याएं, तो हम उनकी बात नहीं करेंगे। सीधा हम देख रहे हैं इस ऐसे मौके पर हम 9 और 3 को पकड़ के देखते हैं। हम जानते हैं 9 का जो विभाजीकरण रूल होता है कि वो उसके मल्टीपल में आना चाहिए, एडिशन। तो देखिए ऐड करिए, यहाँ 1 + 0 आप ऐड करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 1, जो नहीं होता। यानी 100 का जब आप करेंगे तो क्या मिलेगा 1 + 0 0 1 मिलेगा, ये इसका भी 1 आएगा। 604 यानी 10 आएगा, 10 भी 9 के मल्टीपल में नहीं आता, 3 के भी मल्टीपल में नहीं आता। यानी यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ बचता है 2 + 5 + 2 यानी 9 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, और 9 आएगा तो क्या हो जाएगा 9 9 के भी टेबल में और 3 से भी डिवाइड, यानी इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। यानी यही एक संख्या जो होगी वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 यानी 2520 जो संख्या है वो डिवाइड हो जाएगी। आप चाहें तो इसको 7 से भी करके देख लीजिए, बाकी तो सबसे वो हो ही जाएगी। यानी हमारा ऑप्शन चौथा सही सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 35 है। 35 में देखिए क्या है, आयशा के पास 5 और 10 के सिक्के हैं। यदि इसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है तो 160 का धन है उसके पास। यानी जो सिक्के उसके पास 5 हैं, 5 के हैं और 10 के हैं, उनके सब पैसे अगर मिला लिए जाए, टोटल कर लिए जाए, तो वो 160 बन जाते हैं। ये चीज़ यहाँ पर बनती है। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पर मान के भी लगाया जा सकता है और बाकी भी दूसरे मेथड हैं। तो आप एक सिंपल सा मेथड समझ लीजिए यहाँ पर कि 5 के हम मान लेते हैं x है, तो ये 5 जो है वो हम मान लेते हैं कि x है। जब 5x है हमारे पास, तो 5 जब x आएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, 10 जो होगा हमारे पास वो 10 हो जाएगा। 25 है कुल संख्या, तो 25 माइनस वो x हो जाएगी अगली संख्या। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। देखिए 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं x से, प्लस यहाँ आएगा हमारे पास 25 माइनस x, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम 10 से, और ये इक्वल हो जाएगा 160 के। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ मिलेगा आपको 5x प्लस यहाँ मिलेगा 250 और प्लस माइनस का यहाँ मिलेगा आपको 10x इक्वल टू 160, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको माइनस का 5x, और ये उधर जाएगा तो वहाँ मिलेगा आपको, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जाके ये जब इससे, तो यहाँ मिलेगा 90 माइनस का जब 90 मिलेगा तो आप देखिए सॉल्व करने पर आपको मिला x इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 18, तो x इक्वल टू आया 18 और आपने x माना था 5 को, तो यानी एक ही ऑप्शन सही है जो 35 का। बाकी आगे का तो मैच करने की ज़रूरत ही नहीं, वो अपने आप वहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 36 की तरफ। सवाल नंबर 36 है,
ये तो बॉडमॉस पर आपका डिसाइड है कि बॉडमॉस से इसको सॉल्व करना है इस नंबर को। तो देखिए अब सीधा सा सिंपल है, दो टर्म्स ले लीजिए, बॉडमॉस का नियम लगाना है तो पहले हमें डिवीजन करना होता है। तो जैसे अगर हम सॉल्व करना चाहें इसको सीधा, तो जल्दी करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है, 17 मल्टीप्लाइड बाई, यानी इस पॉइंट को हमें सॉल्व करना पड़ेगा पहले, इसको हम अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो देखिए हमको क्या मिलता है, पहले हमने इधर देखा तो 17×51 और 1.5 जोड़ दें तो सीधा कितना मिलेगा, 52.5 मिल गया। माइनस 7 को 21 से डिवाइड, 21 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो यहाँ कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। ये माइनस का साइन यहाँ रहा, और यहाँ इसके बाद आपको पास क्या है, यहाँ पर है माइनस फिर से है, तो यहाँ 12×3 और 1.5 आपको और मिलता है, तो यहाँ कितना मिलेगा 36। आप इन दोनों को गुणा कर लेंगे यहाँ पर, यहाँ आसानी से आप गुणा करिए इनको, तो यहाँ 12×36 और 1.5 यानी 37.5 मिल गया आपको। अब देखिए ये चीज़ दोनों माइनस माइनस की हैं तो ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ आपके पास क्या है 52.5 माइनस 37 यानी कितना मिला 40.5। आप माइनस कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा 12 मिलेगा सीधा 0, यानी 12.0 डिवाइड माइनस हो गया, तो यह आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 12 वाला, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से आप जल्दी जल्दी सवाल लगा सकते हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 37 की तरफ। सवाल नंबर 37 में आप देखिए, सवाल नंबर 37 में आपके पास है यहाँ पर, एक बाग के वृक्ष में नीम वृक्षों की संख्या 1/6 है। देखिए एक हमारे पास है नीम, अगला है अशोक, फिर है यूकेलिप्टस, मान लीजिए इस तरीके के 3 पेड़ हैं। उसने कहा कि कुल संख्याएं जो हैं नीम की वो 1/6 है टोटल की, और आधे वृक्ष अशोक है तो 1/2 हो गए। अब अगर हम चाहें तो यूकेलिप्टस के भी निकाल सकते हैं कि कितने यूकेलिप्टस के होंगे। तो यूकेलिप्टस के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी 1/6 को और प्लस 1/2 को जब आप ऐड करोगे तो आपको लासा मिलता है 6। तो यहाँ मिलेगा आपको 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ मिलेगा 1 और प्लस 3, यानी आपको मिलेगा 4/6, यानी 1/2 आपको 3 मिलेगा, यानी यहाँ मिलेगा आपको 2/3 टोटल। और इसको आप 1 से माइनस कर दीजिए तो आपको 1/3 मिल जाएगा, यानी ये जो पेड़ होंगे ये 1/3 होंगे। ये चीज़ हो गई। अब आप इसमें लासा ले लीजिए, आप इक्वल कर दीजिए नंबर्स को, एक ऐसा नंबर ले लीजिए जिससे सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो 6 है। 6 से अगर आप पूरी संख्या को सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा आपको 3, यहाँ मिलेगा आपको 2 मिलेगा। अब देखिए अगर उसने कहा है कि यदि, अब आपके पास जो मिला है, अब देखिए सीधा हम सारी चीज़ें हटाकर लिख देते हैं यहाँ पर कि जो नीम है वो आपको 1 मिली, ये आपको मिले 2 मिले थे यहाँ पर 6 से हमने मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पर आपको 3 मिले और यहाँ आपको 2 मिले, यानी यूकेलिप्टस 2 मिला, अशोक का 3 मिला। ये एक तरीके का रेशियो आपको मिल गया। अब देखिए यहाँ क्या है, ये नीम का उसने बताया कि कितना है, नीम कितने हैं 5 हैं, तो यानी ये 1 के सापेक्ष 5 हैं, तो इसके सापेक्ष कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 बराबर 5, तो यहाँ 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका 10 सही हो जाएगा। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही हो गया। चलते हैं सवाल नंबर 38 की तरफ। यहाँ आपके पास जो आ रहा है, देखिए इन सवालों को लगाने का एक सबसे सही तरीका ये है कि आप एक किसी बीच की संख्या, रात के जो 12 बजते हैं आप उसको मान लीजिए, वहाँ से शुरुआत करिए, क्योंकि 24 वहीं बजेंगे, फिर 24 बजने के बाद वही 23.59, फिर 1 शुरू हो जाता है, 1 1 1 2 3 4 इस तरीके से शुरू हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, टाइम और डेट जो इन्होंने बताई, तो उन्होंने कहा कि 29 अगस्त से बात की जा रही है। तो 29 अगस्त से जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 29 अगस्त को इन्होंने कहा कि हम 16:30 पर चले, तो इसी डेट को हम मान लेते हैं कि रात के जो 24 बज रहे होंगे
जब यानी जब 1 रात का बज रहा होगा, 24 जब बजे होंगे, उतनी देर तक कितने घंटे हो गए होंगे इनके, उसको हम निकाल लेते हैं। तो जब उसको हम निकालेंगे यहाँ से, तो देखिए माइनस कर देते हैं, यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर हमको जो चीज़ मिल के आएगी वो 30 यहाँ आएगी, यहाँ माइनस करेंगे तो 7 घंटे 30 मिनट आ जाएगा, यानी 7 घंटे 30 मिनट ये हो गए। फिर उसके बाद अब देखिए 24 से ये 31 तक जा रहे हैं, तो यानी 29 से की रात, यानी जो 24 की जो 30 की रात होगी वो उस 24 की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो वहाँ से लेके 31 की रात तक जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 24 घंटे वो हो जाएंगे। तो 24 घंटे टोटल हमारे ये हो गए, यानी 30 की रात से 31 की रात तक जो है 24 घंटे हो गए। और उन 24 घंटे के बाद अगले दिन कितना जा रहा है, 8:45 तक जा रहा है। तो उस 8:45 को भी हम इसमें जोड़ लें, तो यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, अब सीधा सा हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस सब चीज़ों को हटाने के बाद लिख लेते हैं। एक तो हमने निकाला 7.30, फिर उसके बाद हमने निकाला 24 घंटे, फिर उसके बाद हमने निकाला ये 8 घंटे, क्योंकि उसके बाद 8 बजे पहुँचती है मॉर्निंग में, तो 8:45 निकाला। सबको ऐड कर लीजिए, तो यहाँ मिलेगा आपको 75, यहाँ मिलेगा आपको 39। अब देखिए ये ज़्यादा हो गया, इस जगह का ये ज़्यादा हो गया 60 मिनट से, तो इन 60 मिनट से जितने ज़्यादा हैं उसको अलग लिख दीजिए, तो यानी ये हमारे 15 मिनट ज़्यादा हो गए। एक 60 मिनट का 1 घंटा, यानी यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए, तो 40 घंटा और 15 मिनट आपका आंसर आ जाता है इस तरीके से। अब चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं, सवाल नंबर 39। अब यहाँ पर जो आपके पास आ रहा है, देखिए यहाँ पर आपके पास जो आएगा उसमें क्या है, इन्होंने कहा है कि इसको जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। तो यहाँ इस कंडीशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको मानक याद होने चाहिए, और एक चीज़ ये तो याद होनी चाहिए कि सबसे छोटा कौन सा, सबसे बड़ा, और इस तरीके की गलतियां ना होने पाए, जो छोटी सी इसमें गलतियां होने के चांस रहते हैं, तो उनको आप एक ही किसी यूनिट में चेंज कर लीजिए, चाहे जिसमें चेंज करिए। तो जैसे यहाँ मीटर है, देख लीजिए, यहाँ मिलीमीटर है, और यहाँ पर जो डेसीमीटर है, सेंटीमीटर है, यानी मिलीमीटर टू मीटर के बीच में ही चल रहा है। और हम जानते हैं कि मिलीमीटर जो हमारे पास आएगा वो मिलीमीटर आएगा, मिलीमीटर के बाद जो है उससे बड़ा होता है, जो आएगा उससे बड़ा होता है हमारे पास सेंटीमीटर, फिर आएगा डेसीमीटर, ठीक, फिर उसके बाद आएगा मीटर आएगा। ये एक पैटर्न होता है। फिर मीटर के बाद आएगा डेकामीटर, फिर हेक्टामीटर, फिर किलोमीटर, इस तरीके से चलता है। इसके और इसके बीच में 1000 का अंतर होता है, आप ये मान के चलिए। तो ये एक पैटर्न है, यानी हम कह दें कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, या हम कहते हैं 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, या 100 मिलीमीटर, इस तरीके से हम कह सकते हैं। या 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, और बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, इस तरीके से हम इनको बदल सकते हैं। तो यहाँ ये बदलते हैं सबसे पहले, तो यहाँ देखिए बदलेंगे सबसे पहले, तो यहाँ बदलने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए सबसे पहले तो बदला हुआ है, यहाँ पर ये बदला है, तो यहाँ पर जैसे बदला है तो यहाँ तो हमने मान लिया कि ये 8500 है मिलीमीटर, हम सब मिलीमीटर में ही बदल रहे हैं, मान लीजिए सबको, तो यहाँ मिलीमीटर में सब बदले जा रहे हैं। फिर 800 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर, तो हम जानते हैं 800 मिलीमीटर सेंटीमीटर है, उसको हम मिलीमीटर में जैसे बदलेंगे तो हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, यानी ये क्या हो जाएगा, 8000 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ जो हो जाएगा ये 8000 मिलीमीटर हो जाएगा, और ये 8 है तो 8008 हो जाएगा। यानी अगला वाला क्या आ रहा है, 8008 मिलीमीटर यहाँ आएगा अगला वाला पार्ट। फिर उसके बाद आ जाएगा, देखिए 80 डेसीमीटर है, फिर उसके बाद है 8 सेंटीमीटर। तो डेसीमीटर और मिलीमीटर का जो रेशियो है वो हम जानते हैं, अगर हम 10 डेसीमीटर बराबर मिलीमीटर लिखना चाहें तो 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है वो।
आप समझ लीजिए, यानी 1 डेसीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ अगर हम 80 है तो 100 से गुणा कर दीजिए, 8000 यहाँ भी बन जाएगा। और ये क्या आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर को आप क्या कर रहे हैं, 8 सेंटीमीटर को मिलीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो 10 मिलीमीटर यानी यहाँ 80 हो जाएगा। तो 80 और प्लस 8000 यानी 8080 हो जाएगा। वो अगला वाला 8080 हो जाएगा। अब देखिए, ये तो जो पहला पार्ट हमने लिखा था वो सबसे बड़ा था, फिर उससे और सबसे आखिरी वाला देख लीजिए, लिख देते हैं। ये तो सीधा 8000 हाई है मिलीमीटर की, सब मिलीमीटर में है। तो देखिए 8500, फिर आप मिलीमीटर भूल जाइए, 8500, 8008, फिर 8080। तो यानी ये डिस्टर्बेंस हो गया इस जगह पर, यानी ये नहीं आया पैटर्न में, इससे छोटा आना चाहिए था। यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आएगा 8500, सबसे बड़ा है, तो सब ये तो गलत हो गया। अब आपको आगे देखना ही नहीं, कहीं 8500 यहाँ भी नहीं मिल रहा, यहाँ भी नहीं मिल रहा, यहीं मिल रहा, तो चौथा ऑप्शन सही हो गया। बाकी आपको लगाने और चेक करने की जरूरत ही नहीं। जैसे आपने देखा कि 85 सबसे पहले आएगा और सबसे आखिरी में 8 मीटर आएगा, इसके बीच में तो पहला वाला तो हमने गलत देख लिया, पहला वाला सही था ही नहीं। लास्ट वन यानी फोर्थ जो था उसी में 85 पहले आ रहा है और 8 मीटर आखिरी में आ रहा है, तो बीच का हमको कुछ देखना ही नहीं, समय हमारा बच जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 40 की तरफ। सवाल नंबर 40 में जब जाएंगे हम, तो देखिए यहाँ हमारे पास है 180 सेंटीमीटर लंबी तार का एक आयत बनाया है। यहाँ पर देखिए आयत है, ये आयत है, इसको देखिए बिना सूत्र के लगा लेते हैं। जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर लगा लेते हैं। बहुत सारे लोग तो फार्मूला भूल जाते हैं, उनके लिए भी एक ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए यहाँ क्या आएगा कि उनका आयत है, तो आयत की चौड़ाई मान लेते हैं 30 इन्होंने दिया यहाँ, तो 30 तो ये भी होगी, ठीक। और कुल कितनी है, क्योंकि इस चारों भुजाओं का योग ही तो हमारा परिमाप होता है, पूरे तार की लंबाई से बनाया गया वही तार की लंबाई होगा। तो यानी वो 180 है, तो ये तो 60 हो गया, यानी ये 180 है और ये हो गया 60। तो इसको माइनस करेंगे तो 120 मिलेगा हमें। और 120 को, क्योंकि वो दोनों तरफ की होगी, ये भी होगी और ये भी होगी, तो यानी इसका क्या है, इसका आधा आधा कर देते हैं, तो यहाँ 60 हो जाएगी और यहाँ भी 60 हो जाएगी। तो यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर हमारा है 41। क्लास सेकंड के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने क्या किया, 404 लिख दिया। यानी 44 की जगह पर उसने क्या लिखा है, 404 लिख दिया है। अध्यापक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे, कैसे आप चीज़ों को हल समस्या का समाधान करेंगे, क्या करेंगे, आप उनकी कॉपी में सही उत्तर लिख देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो काम कर ही नहीं सकते। उन्हें मूर्त पदार्थ के विनिमय नियम समझाएंगे। मूर्त का मतलब यहाँ पर है कि हम एक्सचेंज यूजिंग कंसर्न मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे। मूर्त जो चीज़ें हैं उनको गिनने की बताएंगे कि इसके बाद ये आता है, आप कुछ स्टोन ले लीजिए, कोई चीज़ ले लीजिए, उससे काउंट करिए, सीखिए, वो चीज़ हम यहाँ सिखाएंगे। इनके कहने का मतलब ये। फिर आते हैं, चलते हैं, समूह में रख देंगे जिससे वो सही लिखा हो। ऐसा तो है नहीं कि जो बच्चे बहुत तेज हैं उनके बीच में रख देंगे तो तुरंत वो तेज हो जाएगा, सही कर लेगा, तो उसको नकल कर लेगा वहाँ से, वो तुरंत उसको बता देंगे, तो वो अपना माइंड सेटअप जो है नहीं चेंज कर पाएगा। ये भी नहीं, वो उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं। ऑप्शन हमारे पास बचता है सेकंड, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 41 का जो है हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। चलते हैं 42 की तरफ। अब यहाँ है गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम के प्रतिचित्रण, मतलब यहाँ पर मैपिंग की बात की जा रही है। इस चीज़ को समझना है कि मैपिंग कैसे आएगी। अब यहाँ पर देखना, परिचय देते हुए प्रमुख प्रयोजन क्या होगा मैपिंग का। तो संख्याओं का निरस्ता, नीचे चलते हैं, एलिमिनेशन लगाते हैं, क्योंकि यहाँ डबल लिखना है हमें, तो निरस्ता संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं, विषय को सरल बनाने की भी कोई बात नहीं। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए, तो हम क्लियर, हमने देख लिया। तो यानी पहला ऑप्शन इसका गलत, सी सही गलत हो गया। जिसमें डी आ रहा है वो भी गलत, डी वाला भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया, और सी वाला भी तो गलत है, तो ये भी गलत हो गया। बचता कौन सा है, थर्ड वन, यानी उन पे हमें ज़्यादा कंसंट्रेट होने की ज़रूरत ही नहीं है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ सवाल नंबर हमारा आएगा
43। 43 में देखिए एक नया वर्ड भी आपको शायद लग रहा हो, इस चीज को हम इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय की बात यहाँ की जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। प्राथमिक विद्यालय है 1 से लेकर 5 तक के बीच में, वहां आपके पाठ्यक्रम में क्या नहीं है। जो ये वर्ड टाइलिंग है, इसे एक सिमेट्रिक पैटर्न की तरह कहते हैं। ये कंप्यूटर पैटर्न है एक तरीके से, आप समझ लीजिए। जैसे अगर आप चादर देखते होंगे, जो प्रिंटेड चादर है, या कोई टाइल्स लगाते हैं आप, तो आपके घरों में टाइल्स लगे हैं तो उनका एक सेट पैटर्न लगाया जाता है। इसके बाद ये तो एक डिज़ाइन बनती है। या आपकी चादर जो है उस पर भी फूल पत्तियां जो बनी होती है, वो भी एक सेट पैटर्न में बनी होती हैं। वो जो डिज़ाइन है, वो जो पैटर्न है, उससे ही कहा जाता है टेसलेशंस। चौपड़ यानी टाइलिंग वही चीज़ है। तो यानी हम जो छोटे बच्चों को सिखाते हैं वो सेट पैटर्न के सब सिखाते हैं कि ये चीज़ इसमें सिमिलर है, इसके आधार पर ये चीज़ तुलनात्मक अध्ययन कराने की कोशिश करते हैं। यानी ये तो होगा ही होगा, यानी ये होगा। सममित यानी सिमेट्रिक, तो उसी का प्रारूप हो गया। पैटर्न ये भी हो गया, यानी तीनों हमारे ये होंगे। जब ये तीनों होंगे तो कौन सा नहीं होगा? अनुपात नहीं होगा। तो यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हमारा सही हो जाएगा चौथा वाला। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आते हैं सूत्र। यहां देखते हैं कि सूत्र का प्रयोग किए बिना सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। पहली बात समझ में आ गई। तो सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। शिक्षण अधिगम्य सामग्री का प्रयोग दर्शाने के लिए कर सकते हैं कि विभिन्न आयामों वाले 2 आयत समान हों, उनके आयामों के क्षेत्रफल के बारे में हमको पता लगाना है। आपको कौन सा मेथड हो सकता है? तो पैमाना तो इस्तेमाल ही नहीं करना है। टाइल्स तो हमने भी बताया कि टाइल्स स्क्वायर में है, आयत में है, तो उनको एक सेट पैटर्न के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आएगा उसका हम ऑप्शंस की बात करते हैं। सीधा देखिए, तो यहाँ ऑप्शंस में यानी ए नहीं हो सकता। ए हमने कहा कि नहीं हो सकता, यानी ये नहीं हो सकता। फिर ग्राफ पेपर हो सकता है, ग्राफ पेपर के माध्यम से हम सॉल्व करते हैं, तो ये तो होगा। धागे से हम कोई चीज़ नापते हैं, रस्सियों से आप देखे होंगे कि कोई चीज़ की पैमाइश करनी है तो रस्सी का भी इस्तेमाल कुछ लोग कर लेते हैं, या कसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, डंडे का इस्तेमाल करते हैं। तो वो चीज़ भी यहाँ नहीं होनी चाहिए, यानी सी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बी तो हो गया, केवल बी हो सकता है या डी। तो टाइल्स के बारे में हमने सिमेट्रिक पैटर्न के बारे में हमने देखा था, तो यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जाके यहाँ पर ए और डी के रूप में हमारा जाएगा पैमाना, और रुकिए जहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है इस जगह पर, नहीं ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास आएगा वो आएगा, पैटर्न हमने देख लिया, हमने कहा पैमाना नहीं हो सकता, धागा नहीं हो सकता, तो यानी हमारे पास ए और डी, ए नहीं हो सकता तो ये कैंसिल हो गया, सी नहीं हो सकता तो ये कैंसिल हो गया, केवल बी और ये बी और डी हो सकता है, तो ऑप्शन हमारा सही हो गया बी पार्ट इसका। तो ये तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अगले पार्ट्स की तरफ। 45। अब यहाँ निम्नलिखित में गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? तो जेंडर नहीं हो सकता, और गणित का स्वरूप उसके बारे में तो सब कुछ डिफाइंड है। व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, तो वो तो उसकी जितनी क्षमता है उतना ही उस पर उपलब्धियाँ कम करने का, यहाँ हमें निगेटिव टर्म्स में बताना है कि जो हमारा आएगा वो कम करने का कारण क्या हो सकता है। तो जो कुछ है स्वाभाविक क्षमता है तो बढ़ेगा, जितनी है उतनी रुकेगी, उसमें कम होने का कोई मतलब ही नहीं। तो यहाँ क्या होता है, अगर उसको इन्वायरमेंट सही नहीं मिलता, यानी सामाजिक परिस्थितियाँ उसको सही नहीं मिलती, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सही नहीं मिलती, तो ये चीज़ उसकी आ जाएगी कि उसका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 46 की तरफ। तो 46 में हमारे पास क्या आएगा? 46 में हमारे पास जो आएगा वो है, इन्होंने कहा कि 1/4 1/3 से छोटा है, ये बताना है। तो हम कैसे बताएंगे? तो हम लासा तो उसको छोटे बच्चे को अभी सिखाएंगे नहीं, वो छोटा बच्चा अगर है तो उसे हम क्या सिखाएंगे, कैसे छोटा और बड़ा बता पाए। तो उसके हम टुकड़े कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास है तो 1/3 भाग है। अब देखो जैसे उसके पास हम मान लें कि कोई हमने इस तरीके का एक शेप ले लिया, मान लीजिए यही ले लिया,
तो इसके हम 4 पार्ट कर दें, एक स्क्वायर था, इस तरीके से हमने 4 पार्ट कर दिए। तो यानी हमने कहा कि 4 टुकड़े हो गए, एक एक टुकड़ा 4 लोग ले लीजिए, ठीक। अब फिर उसके बाद हमने कहा कि ये चीज़ ले लीजिए, इसके हम केवल 3 पार्ट कर देते हैं, एक चीज़ के 3 पार्ट कर देते हैं। अब हम कहते हैं कि 3 लोगों को ही देंगे इतना सामान, तो अब बच्चा बता देगा तुरंत कि कौन सा पैटर्न बड़ा है, कौन सा छोटा है, यानी किसमें ज़्यादा मिल रहा है, किसको कौन सा कम मिल रहा है, तो तुरंत बताएगा। यानी 4 लोगों का सामान 3 लोगों को मिल रहा है, यानी सबको थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा होगा। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, वो कागज़ की पट्टियों का प्रयोग करके वो चीज़ों को वो सीख सकता है। ये 46 का आपका ऑप्शन सही हो गया, सेकंड। अब चलते हैं 47 की तरफ। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो यहाँ पाठ्य पुस्तक के अनुक्रमण नहीं, यानी अनुक्रम का अनुसरण करने की बात नहीं है यहाँ पर। गणितीय संकल्पनाओं का संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, तो यहाँ पर भी नहीं, वो तो शिक्षक कर लेगा खुद। विद्यार्थियों को अवसर देने की बात, यानी क्योंकि हम जब एक निश्चित तरीके से पढ़ा रहे होंगे, सेट पैटर्न होगा, तो उसमें टाइम वो भी होगा कि हमें कितना वक्त किसको देना है, किस जगह पर क्या चीज़ करनी है। तो एक सेट पैटर्न से जब हम पढ़ाते हैं तो वहाँ संकल्पनाओं की संरचना कर सकें, ये हम पूर्णतः अवसर बच्चे को वहाँ पर आसानी से दे सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा थर्ड वाला। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर हमारा आएगा 48 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं है माना जा सकता। तो यहाँ देखिए, यहाँ नहीं की बात करना है, तो यहाँ नहीं में बात करना है हमें। तो जो नहीं में बात करना आएगा, तो देख लीजिए 48 जो ऑप्शन है 48 का कौन सा सही होगा। तो यहाँ देख लेते हैं, गणित के अधिगम में भाषा संवादों की भूमिका का उचित ध्यान रखा जाए। इसकी बात नहीं करना है, तो उचित ध्यान तो हमको रखना ही होता, नहीं करना है काम। सब अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार से समझ सकें, तो ये तो करना ही होता है हमको। और प्रारंभिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। तो शुरुआत में ही थोड़ी हम सारी परीक्षाएं ले लेंगे, पहले तो उसको चीज़ों को उसको सिखा तो हम पाएँ। तो यानी हमारा ऑप्शन जो है ये वाला सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पार्ट्स की तरफ। सवाल नंबर 49। सवाल नंबर 49 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहमत है गणित के संरचनात्मक या रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। 49, तो इसमें क्या है, गणित के तथ्यों को सीखने के बारे में गणितीय सच्चाई, गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए नहीं, गणित पूर्णतया विषय परक नहीं, मन दर्शन, यानी यहाँ अगर आपको इस वर्ड से समस्या हो रही, आप यहाँ पढ़ लीजिए। विजुअलाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 50 की तरफ। यहाँ देखिए इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविमी समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त होता है। तो यानी ऊपर का हिस्सा में देखना है, कोई भी चीज़ अगर हम देखें तो जब जैसे बॉटल है, बॉटल का नाम होता है कि ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, ये चीज़ आ जाती है यहाँ पर। मानचित्र का मानचित्र में तो हम 2D में और बाकी चीज़ों में भी हम एक पॉइंट के माध्यम से भी समझा सकते हैं। तो वहाँ कोई चंद्रमा के उदय होने का समय नहीं लिखना, लिखने से क्या है संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपित करना नहीं। तो यहाँ पर क्या है 50 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अब चलते हैं 51। यहाँ नहीं आगे अधिगम, गणित के अधिगम के संबंधित निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर आएगा 51 का गणित के उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा का स्वाभाविक आ जाएगा यहाँ। फिर अध्यापक को सीखने वालों के प्रति विचार अधिगम परिणामों का प्रभावशाली असर नहीं। यहाँ पाठ विद्यार्थियों का सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को गणित का निष्पादन का असर। तो यानी जो हमारा पहला आ रहा है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों का भाषा का इसका भी कोई यहाँ पर औचित्य नहीं बनता। 52 में क्या है, निम्नलिखित में शाब्दिक समस्याओं का प्रकार पहचानिए। मेरे यहाँ 6 पेंसिल, मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है, वो तुलना कर रहा है सीधा सा। यहाँ 52 का जो हमारा आएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ये नहीं 52 का फर्स्ट ऑप्शन सही। अब चलते हैं 53 की तरफ। तो 53 में जो आएगा हिंदू अरबी गणना
प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो इसमें देखिए 53 में कि संख्या की स्थिति का इसका मान बताती है, तो संख्या का मान तो बताती ही है, तो सही है। योगात्मक प्रक्रिया होती है, आधार दो नहीं है, तो बाइनरी सिस्टम में होता है, यानी ये नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 से, यानी बाइनरी सिस्टम में हमारा होता है, तो उसकी तो बात ही नहीं करनी यहाँ। तो ये चीज़ हो गई, गुणात्मक प्रक्रिया होती है, भाग गुणा भाग जोड़ घटाना सब होता है, तो ये सब चीज़ें हो गई। अब चलते हैं अगले सवाल के साथ 54 की तरफ। प्राथमिक स्तर पर ज्योमेट्री के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। तो यहाँ 54 का कि प्राथमिक ज्योमेट्री का सरल मूलभूत आकृतियों को पहचान तक सीमित रखना नहीं, उसका उपयोग भी करना चाहिए, अपने तक ही सीमित रखने की बात नहीं है यहाँ पर, तो ये गलत हो गया। यहाँ क्या है, अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों को स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए, ये चीज़ तो कुछ हद तक बात कही जा सकती है। चलिए अगला पढ़ते हैं ऑप्शन। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वो दिक् स्थान के अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सके, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आ रहा है यहाँ पर, जो आ रहा है वो एक ये भी आ रहा है, यानी ये दो ऑप्शन सही है। प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्योमेट्री शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं, ये तो इसका मतलब नहीं, यानी दो बचते हैं। अब देखिए यहाँ बच्चे को समय देना या बच्चे को सब कुछ बता देना, दो चीज़ें निकल गई, या तो हम बच्चे को सब बता दें या हम बच्चे को अवसर दे दें। तो हम जानते हैं कि हम मार्गदर्शक की भूमिका में हैं, तो बच्चे को हमें क्या करना है, अवसर ही देना है, तो ऑप्शन सही हो गए। अब आ जाइए 55 पर। 55 में क्या है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। तो यहाँ 55 में आया कि गणितीय संकल्पनाओं का परिभाषा देने की क्षमता नहीं, यहाँ जो आएगा ऐसा कुछ नहीं है। फिर गणितीय प्रक्रिया का तर्क देने की क्षमता, ये चीज़ हो सकती है। अगले पढ़ते हैं, परिकलन की निपुणता की क्षमता, परिकलन की क्षमता नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। फिर विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों का स्मरण करने की क्षमता, रटने की बात ही नहीं करनी, तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा 55 का। अब चलते हैं 56 की तरफ। 56 में देखिए यहाँ सवाल जो दिया गया है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, जिससे पूरा का पूरा आ जाए। अब देखिए यहाँ पर है, इन वस्तुओं को देखना है, यहाँ पर यहाँ वस्तुएं दी गई हैं कुछ, इन वस्तुओं को समझ लेना है। अब यहाँ देखिए टमाटर दिया गया है, 1 केजी का जो मूल दिया गया है, मूल वो दिया गया है 40 रुपये। हमें लेने कितने हैं टमाटर, संजय ने आधा केजी लिया, तो सीधा लिख लीजिए आधा केजी मतलब 20 रुपये, सीधा लिखिए वही चीज़ 20 रुपये आए। अब 20 रुपये जब आ गए, अगला आलू 2 केजी के 25 रुपये हैं, लेना कितना 1 केजी, इसका आधा लेना, यानी तो यहाँ 12.5 आधे रुपये देने उसको। गाजर 250 ग्राम है, गाजर हमको आधा किलो लेनी, जस्ट डबल लेनी, यानी 20 दूना 40 हो गया। 1 केजी लौकी के 10 है, लौकी खरीदनी नहीं है उसे, यहाँ और बाकी चीज़ें क्या खरीदनी है, मिर्च खरीदनी है, तो मिर्च 250 ग्राम है, तो 250 ग्राम में 100 ग्राम के 10 यानी 25 रुपये आ जाएंगे, यहाँ 25 आ गए। फिर उसके बाद 6 नींबू खरीदने, 4 नींबू 10 रुपये के, मतलब 2.5 रुपये का 1 नींबू। अब नॉर्मल लगाइए, जैसे बेसिक दुकान पर सामान लेने जाते हैं उस तरीके से लगाइए, जरूरी नहीं है कि आप गुड़ा भाग करने जुट जाएं वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, 6 नींबू आप खरीद रहे हैं, 6 नींबू खरीदने, 2.5 रुपये का 1 नींबू मिल रहा है आपको, यहाँ से देखिए, तो यानी कितने 6 नींबू यानी 15 रुपये के मिलेंगे। आप सबको ऐड कर लीजिए, सबको ऐड करेंगे तो यहाँ कितना मिल जाएगा, यहाँ तो 5 आएगा, यहाँ 0 2 5 2 10 1 2 आएगा, 3 1 4 4 2 6 4 4 8 8 2 10 1 11 112 रुपये आया, 112 रुपये आया। 112 रुपये उसने जो है का सामान खरीदा है, यानी 112 रुपये का उसने सामान खरीदा। अब आइए आगे देखते हैं, 112 रुपये का सामान खरीदा। अब देखिए पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने 200 रुपये दिए हैं, तो 200 रुपये में से क्या करना है, 112 रुपये 50 पैसे घटा देने हैं, तो यहाँ कितना मिलेगा आपको, 87 रुपये 50 पैसे आपको मिल जाएंगे। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
चलते हैं, सेकंड ऑप्शन सही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 56 का। चलते हैं, यहाँ देखिए, मैं एक दो अंक का की संख्या हूँ। मैं दो अंकों की संख्या तो सारी यहाँ है, तो कोई मतलब ही नहीं रह गया यहाँ पर। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य हैं। क्रमिक अभाज्य हैं, ये चीज़ हटा सकते हैं बहुत ज़्यादा, बस क्रमिक अभाज्य हैं क्योंकि 2 से शुरुआत होती है, तो ये हट गया ऑप्शन। अब यहाँ अंकों का योग 3 और 4 के, यानी 3 और 4 के पहाड़े में आना चाहिए, सिंपल सा मतलब है। योग कर लीजिए तो 7 5 12 12 आता है, 3 के भी आता है और 4 के भी आता है, यानी ऑप्शन हमारा यही सही होगा। अगला 5 आएगा, नहीं आता। 35 यानी 8 है, उसमें भी नहीं आता, यानी ऑप्शन हमारा 57 सही हो गया। अब आते हैं, देखिए यहाँ अगला सवाल हमारे पास जो है, यहाँ पर एक उसका निरूपित किया गया है चार्ट, रेलवे का चार्ट एक निरूपित है कि रेलवे स्टेशन में कार पार्किंग का बताया गया है कि कितने कितने घंटे का है। अब देखिए उसने कितने कितने घंटे का है, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आप 7 AM पर वो चलता है और 4:30 पर उठाता है अपनी गाड़ी को, जो रखता है वहाँ पर। तो देखिए 7 5 12, 5 घंटे सीधा ये हो गया, और 4 साढ़े 4 घंटे इधर के हो गए, सीधा से जोड़िए तो यहाँ कितने हो गए, 9 घंटे 30 मिनट हो गए। 9 घंटे 30 मिनट हो गए, 7 5 12, 5 घंटे उधर और 4 साढ़े 4 घंटे इधर, 9 5 यानी कितने हो गए, 9 घंटे 9.5 घंटे। अब 9.5 घंटे की टेबल देखिए, 8 से 12 घंटे के बीच में आ रहा है, 8 से 12 घंटे के बीच में ही तो ये टाइम आपका आ रहा है यहाँ। तो यह कितना हो गया, यानी उसको कितना देना होगा, 150 रुपये देना होगा। तो यानी कितना है, यहाँ आपको देना है 150 रुपये। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 59। देखिए इसमें सबसे पहले देखिए, सब में सब 7 है, तो सबसे आखिरी में तो ये आएगा, सबसे लास्ट में आएगा, यानी अगर 5 दिए तो सबसे आखिरी में ये आएगा। हमको तीसरे नंबर की चीज़ समझनी है, तीसरे नंबर को समझना है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देख लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास है जो आएगा 707, ये सबसे बड़ी हो गई। फिर उससे छोटी हमारे पास आएगी 707, ये आ रही। फिर इससे छोटी आएगी 707, फिर इसके बाद आएगी 7007। तो तीसरे नंबर पर कौन सी आ गई, ये वाली आ गई। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 59 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो लास्ट सवाल हमारा है आज की वीडियो का। 5 अंकों की संख्या, देखिए 5 अंकों की संख्या, इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे एक साथ आ जाए। 5 अंकों की संख्या, देखिए 5 अंकों की संख्या है, 5 अंक हैं उसमें, देख लीजिए सब में 5 हैं, सब में 5 हैं, यानी हटा नहीं सकते। दहाई के स्थान का अंक 8 है, दहाई के अंक तो लिखते हैं, देखिए 8, ये हमारा इकाई है, यहाँ ये दहाई है, ठीक 8 हो गया। अब देखिए इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है, यानी इसका 1/4, 8 का 1/4 मतलब 4 से भाग दे दो उसको, तो कितना आएगा, 2 आएगा। 82, यानी 82 आखिरी में आना चाहिए, सीधा सा मतलब है, यानी ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, 2 बचे। अब आइए चौथाई है, 1000 के स्थान पर अंक 0 है, 1000 के, यानी इसके बीच में भी एक संख्या कोई आएगी। अब देख लीजिए 1000 के अंक पे 0 यहाँ मिल रहा है, इस जगह पर नहीं है, यहाँ है। 1000 के अंक पर 0 यहाँ मिल रहा है। आप देखिए आगे पढ़ लेते हैं। 100वें स्थान पर यानी तीसरे नंबर पर अंक इकाई के स्थान का 2 गुना, इकाई के अंक का 2 गुना, यानी यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा। और फिर 10,000वें नंबर पर कितना, 3 गुना है, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। इस तरीके से हम इस पेपर को सॉल्व कर लिए हैं। अगले पार्ट में मिलेंगे, इन्वायरमेंट होगा, हिंदी होगा, इस तरीके से बाकी पेपर का खंड हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। एक एक वीडियो हल करते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले पार्ट में अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।